हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली क्लासेस, आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विशाल है। आज हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में आर्टिकल 20 के बारे में जानेंगे और एक राजीव गांधी के मर्डर केस को आर्टिकल 20 से लिंक करेंगे, जिसमें हम लोग एक चीज़ सीखेंगे कि आर्टिकल 20 का जो 2 है वो क्या कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। मतलब एक व्यक्ति अगर एक क्राइम करता है तो उसको एक ही सज़ा मिलेगी। अगर वो व्यक्ति एक से ज़्यादा कोई क्राइम करता है तो उसको सज़ा ज़्यादा दी जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 20 के बारे में, आर्टिकल 20 हमारा क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे 2 टाइप के मामले होते हैं, एक क्रिमिनल होता है, एक है सिविल। क्रिमिनल मामले में क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, जैसे चोरी, किसी का मर्डर कर दिया, या फिर कोई ऐसा अपराध किया है या अपराध करने की कोशिश की है, ऐसे मामले को हम लोग क्रिमिनल में रखते हैं। और एक मामला होता है सिविल। सिविल मामले में जैसे किसी ने टैक्स चोरी की हो, या कोई शादी का मामला हो, या कोई तलाक का मामला हो, ऐसे मामले को हम लोग सिविल मामले कहते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 20 जो कहता है वो क्रिमिनल मामले की बात करता है, ना कि सिविल मामले की। तो अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो आर्टिकल 20 के तहत उसे किस प्रकार के संरक्षण मिल सकते हैं, आज की क्लास में हम वो जानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 20 की, तो लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। जैसे मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ किस मामले में होता है, क्रिमिनल मामले में। इसको हम ये ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया, मर्डर किया, तो आर्टिकल 20 के 3 पार्ट है, तीनों पार्ट में कुछ अलग अलग चीजें दी गई हैं। जैसे मैं बात करूं आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि में संरक्षण। दोष सिद्धि में संरक्षण का मतलब कोई क्राइम किया है किसी ने, ये जो आर्टिकल है वो सिर्फ आर्टिकल 20 में क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात की गई है। इसमें सिविल मामले में किसी भी क्रिमिनल को, सिविल मामले में किसी भी व्यक्ति को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 20 के पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, कार्योत्तर विधि में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। 20 के 2 में लिखा है दोहरे दंड से संरक्षण। इसी आर्टिकल में हम समझेंगे राजीव गांधी मर्डर केस। और आर्टिकल 20 का 3 कहता है आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण। अब ये जो पॉलिटी की लैंग्वेज है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसको हम अपनी भाषा में, आसान भाषा में समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 20 के 1 में, 20 के 1 में लिखा है कार्योत्तर विधि में संरक्षण। कार्योत्तर विधि में संरक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पास्ट फैक्टो लॉ। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने आज की डेट में कोई अपराध किया है, आज की डेट में अपराध किया है और आज के कानून के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने क्राइम आज किया है और 2 से 4 साल बाद कोई कानून बने उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी, ऐसा प्रावधान नहीं है। आज जिसने कोई भी क्राइम किया है उसको आज की डेट के हिसाब से सजा मिलेगी, पिछले किसी कानून से सजा नहीं मिलेगी, ना ही आने वाले किसी कानून से सजा मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए कि देश में सारे कानून संसद बनाती है, और संसद के जनरली हम 3 अंग समझते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो कोई भी विधेयक या बिल, कानून तब बनता है जब हमें लोकसभा, राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देता है या सिग्नेचर कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पास्ट फैक्टो लॉ, अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ये क्रिमिनल मामले पर ही लागू होता है। किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, आज की डेट में उसने क्राइम किया है, तो उसको आज के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। अगर उस क्राइम के लिए कोई भी कानून नहीं बना है और वो कानून भविष्य में बनता है तो उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कानून जो है 2 तरह से लागू होते हैं। संसद जो कानून बनाती है उसको 2 तरह से लागू करती है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हिंदी में भूतलक्षी और भविष्यलक्षी। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कोई किसी व्यक्ति ने आज कोई क्राइम किया है, आज कोई मर्डर किया, कोई क्राइम किया है, क्रिमिनल मामला है, उसका मामला गया भाई कोर्ट में, और कोर्ट में जब उसके ऊपर सजा दी जाएगी तो वो आज के कानून के हिसाब से दी जाएगी। और हमारे संविधान में एक प्रावधान है, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने आज कोई क्राइम किया, मर्डर कर दिया या कोई चोरी की, जनरली चोरी के लिए 3 साल की सजा होती है। आज किसी ने व्यक्ति ने आज की डेट में कोई क्राइम किया, उसको आज के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी।
अगर उसको 3 साल की सजा दी गई है तो हमारे संविधान में एक प्रावधान है, कल को अगर कोई कानून बनता है, मान लीजिए उसने 3 साल की सजा काटनी है, 1 साल वो जेल में काट चुका है, बचे उसके 2 साल, कल को कोई नया कानून बन जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसको 2 साल के बाद में नए कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है। और पता लगा नया कानून जो बना है वो 5 साल की सजा दे रहा है चोरी के लिए, तो आज के हिसाब से या आज जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उसको 2 साल बाद नए कानून के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज उसने मर्डर किया या चोरी की, आज के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन हमारे संविधान में एक प्रावधान है, अगर आज के हिसाब से किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको 3 साल की सजा दी गई, तो हमारे संविधान में एक नेचुरल जस्टिस की बात की गई है। इसके तहत होता क्या है, आज के हिसाब से या आज के टाइम में किसी ने चोरी की, उसको 3 साल की सजा दे दी गई। और हमारे संविधान में एक चीज लिखी है कि अगर कल को कोई नया कानून बनता है या उस व्यक्ति ने 1 साल की सजा काट ली है, उसके बाद कोई नया कानून बनता है, उसके तहत यह कह दिया गया कि अब से 2 साल की सजा होगी। तो हमारे संविधान में एक चीज लिखी है, किसी की भी सजा को आप घटा तो सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते। हमारे संविधान में ये प्रावधान है, इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल जस्टिस। जैसे मैंने बात की, संसद ने कोई कानून बना दिया, संसद ने कोई कानून बना दिया, कानून मान लीजिए किसी के मर्डर को लेकर है, किसी क्राइम को लेकर है, हम उसकी डेट को पिछले डेट से लागू नहीं कर सकते, आज की डेट के हिसाब से ही लागू करेंगे। एक यहां पे पॉइंट लिखा है, विधि को पूर्व तिथि से लागू करना। कब लागू कर सकते हैं, जब मामला कौन सा होगा, सिविल मामला। जैसे कोई शादी का मामला है, कोई तलाक का मामला है ना, डाइवोर्स जिसे बोल सकते हैं हम लोग, टैक्स चोरी का मामला है, रेंट या किराए का संबंधित मामला है। इस केस में अगर संसद ने आज कानून बनाया है तो इसकी डेट, जैसे आज मान के चलिए 23 सितंबर है, तो आज की डेट में मैं बात करूं, अगर संसद ने कोई कानून बनाना है सिविल मामले को लेकर तो वो पिछली डेट से किसी भी डेट से लागू कर सकती है। लेकिन क्रिमिनल मामला है तो क्रिमिनल मामले के हिसाब से आज से अगर कोई कानून बना है तो उसको पिछली डेट से लागू नहीं कर सकते। यह हमारे संविधान में एक प्रावधान है। और एक तरफ लिखा है भविष्यलक्षी प्रभाव, विधि को उसी तिथि या भविष्य तिथि से लागू करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सीधा सीधा एक लाइन का आंसर यह है कि अगर कोई क्रिमिनल है, किसी ने क्राइम किया है, तो उसको लिए आज कानून बना है तो आज की डेट से लागू कर दो उसके कानून को, या किसी भविष्य की डेट से लागू कर दो। क्रिमिनल मामले में जैसे किसी चोरी की सजा जो है 3 साल है जनरली, संसद ने कानून बना दिया कि अब चोरी की सजा में या चोरी कोई करता है तो उसको 4 साल की सजा दी जाएगी। तो जब ये कानून बना है तो आज की डेट से लागू कर दीजिए या इसको आने वाले किसी समय से लागू कर दीजिए, लेकिन इसकी डेट को पीछे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन यदि मामला सिविल मामला है, कोई सिविल का मामला है, शादी से संबंधित मामला है, टैक्स चोरी से संबंधित मामला है, इसकी डेट आज अगर कोई कानून बना है तो इसकी डेट को हम पीछे भी बढ़ा सकते हैं। इस केस में हम लोग इस केस में हम नहीं बढ़ा सकते, सिविल मामले में हम इसके डेट को पीछे बढ़ा सकते हैं, जैसा आपने गोलकनाथ केस में सुना होगा। तो आर्टिकल 20 यही कहता है, आज किसी ने क्राइम किया, आज के हिसाब से सजा दीजिए, उसके लिए हम पिछले कानून से सजा नहीं दे सकते। अब मैं बात करूं प्रोस्पेक्टिव में, तो आज कोई कानून बना है, क्रिमिनल से संबंधित या क्राइम से कोई संबंधित मामला है, इसकी डेट आज से शुरू कर दीजिए या आने वाले समय से शुरू कर दीजिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 का 2। आर्टिकल 20 का 2 क्या कहता है, दोहरे दंड से संरक्षण। हमारे संविधान में दोहरे दंड से संरक्षण दिया गया है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है कालू, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कालू। कालू एक व्यक्ति है जिसको दोहरे दंड से संरक्षण की बात की गई है। जैसे मैंने मान लिया, ये सिर्फ और सिर्फ किस मामले पर लागू होता है, केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है। आपराधिक मामलों पर लागू होने का मतलब जैसे क्या है, कोई व्यक्ति है जिसने मर्डर किया, अब मर्डर करने के बाद उसको सजा दी गई, मान के चलिए उसको आजीवन कारावास में डाल दिया गया। आजीवन कारावास में जाने के बाद पता लगा कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया कि भैया इसको अब फांसी की सजा होगी। तो व्यक्ति ने तो मर्डर जो कालू ने किया था एक ही किया था, मर्डर जो किया था वो एक ही मर्डर किया था, लेकिन इसको सजा 2 दी जा रही है कि भैया तुम आजीवन कारावास भी देखोगे और साथ के साथ इसके साथ साथ फांसी की सजा भी होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, राजीव गांधी मर्डर केस। आपने सुना होगा भारत के सबसे यंग या यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जो 40 वर्ष की आयु में बने थे भारत के प्रधानमंत्री।
40 की एज में भारत के प्रधानमंत्री। आज आप पढ़ेंगे कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो श्री राजीव गांधी बने थे। हुआ क्या, श्रीलंका का एक ग्रुप था जिसे हम कहते हैं लिट्टे। श्रीलंका का एक ग्रुप था लिट्टे ग्रुप। इसने क्या किया था, लिट्टे ग्रुप ने राजीव गांधी के मर्डर के लिए इन्हीं को क्रेडिट जाता है, लिट्टे ग्रुप को। एक जगह है चेन्नई के पास में या तमिलनाडु में, श्री पेरम्बदूर, वहां पर विधानसभा चुनाव को संबोधित कर रहे थे या रैली को संबोधित कर रहे थे श्री राजीव गांधी जी। हुआ क्या, वहां पे लिट्टे ग्रुप के द्वारा एक आरडीएक्स बॉम्ब की बेल्ट ले जाकर वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें राजीव गांधी की हत्या या मर्डर कह सकते हैं हुई 1991 में। अब हुआ क्या, कोर्ट ने लगभग 26 लोगों को दोषी पाया, और आपको पता होना चाहिए आतंकवाद से संबंधित यह मामला हो गया। और आतंकवाद से संबंधित मामले को देखने के लिए उस समय एक कोर्ट हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं टाडा कोर्ट। तो राजीव गांधी के मर्डर का जो केस गया वो गया टाडा कोर्ट में या टाडा में गया। टाडा ने एक फैसला सुनाया 1998 में, 1998 में एक डिसीजन आया। टाडा ने यह कहा कि इन 26 लोगों को, टाडा ने यह कहा ये 26 लोगों को, जो अपराधी हैं 26 लोग, इनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। मामला था 1991 का, मामला था 1991 का, और 1991 के डिसीजन को टाडा कोर्ट ने 1998 में दिया। तो सवाल ये, सर इतने दिनों तक ये लोग कहां पे कैद थे या इनको कोई सजा दी गई? इतने महीनों तक, इतने सालों तक इनको जेल में डाल दिया गया था। टाडा कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इन 26 के 26 लोगों को मौत की सजा होगी, मतलब फांसी की सजा होगी। अब आपको पता होना चाहिए टाडा कोर्ट का मामला भारत के सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो टाडा कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, इसके मामले को इन 26 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में ये जब फैसला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 4-5 लोगों को ही दोषी पाया। दोषी पाने का मतलब यहां पर इनको सिर्फ 4-5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन टाडा ने 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय देखा या ये मामले को देखा और कहा कि ये 26 लोग दोषी तो हैं, बाकी लोगों को आजीवन कारावास में डाल दीजिए, मतलब उनको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन 4 से 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। जब इनकी फांसी की सजा का प्रावधान आया तो आपको पता होना चाहिए एक क्षमा दान की शक्ति भी है हमारे राष्ट्रपति के पास और राज्यपाल के पास। अब हुआ क्या, इन 4-5 लोगों को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो ये मामला पहुंचा, भाई ये लोग जो थे, इन लोगों ने क्षमा याचिका, मतलब राष्ट्रपति के सामने एक याचिका भेजी कि राष्ट्रपति साहब हमें माफ कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति साहब का जो डिसीजन आया वो आया 2012 में। अब सवाल ये, इतने दिनों तक हो क्या रहा था? 1991 के अपराधी की डिसीजन आ रहा है 2012-13 में। और आपको पता होना चाहिए 2012-13 में भारत के राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने एक डिसीजन दिया कि, आपको पता होना चाहिए जैसे मैंने बोला आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी निर्णय दिया है उसको आप राष्ट्रपति या राज्यपाल से क्षमा याचिका मांग सकते हैं। फांसी की सजा को आजीवन कारावास में या उसको माफ करने का अगर देखा जाए किसके पास ऐसी पावर है, तो एक ही व्यक्ति के पास पावर है, जो है हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी की फांसी की सजा को किसी अन्य सजा में आजीवन कारावास में बदल सकता है। अब ये टाडा कोर्ट का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जो 4-5 दोषी थे ओरिजिनल, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, बाकी को आजीवन कारावास में डाल दिया गया। तो हुआ क्या, इन 4-5 लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई, इन लोगों ने अपील कर दी राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति उस समय थे 2012-13 में प्रणब मुखर्जी। अब इसको आर्टिकल 20 से लिंक करेंगे। जैसे ही प्रणब मुखर्जी के पास क्षमा याचिका गई, प्रणब मुखर्जी ने उसको पढ़ा, और ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ही डिसीजन होता है। प्रणब मुखर्जी जी ने सीधे कह दिया कि भैया इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब सवाल ये लोग 1991 से सजा झेल रहे थे, 1991 से जेल में थे, और डिसीजन आया 2012-13 में। 2012-13 में डिसीजन आया कि भाई इनको फांसी की सजा दी जाएगी, 4 से 5 लोगों को। अब सवाल ये, अब तो भाई इन लोगों ने 2-2 सजा काट दी।
एक तो ये जेल में थे इतने लंबे समय तक, और प्रणब मुखर्जी जी ने कह दिया कि भैया इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब यहां तो दो प्रावधान आ गए। आपने एक तरफ कहा दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब व्यक्ति ने क्राइम एक ही किया है लेकिन दो दो सजा दी जा रही है। यहां पे एक इन लोगों ने जेल में सजा काटी और एक इन लोगों को फांसी की सजा दी जा रही है। तो इन 4-5 दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की कि एक बात बताइए, आप आर्टिकल 20 के 2 में ये देखेंगे दोहरे दंड से संरक्षण किया, मर्डर एक है, सजा दो मिल रही है, एक जेल की सजा भी काटी और एक मर्डर भी देख रहे हैं, वो फांसी की सजा भी देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी, इनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल देते हैं। तो राजीव गांधी मर्डर केस 1991 का जो खुलासा हुआ वो कहीं ना कहीं आप देखोगे 2012-13 में इनको फैसला दिया गया। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 20 के 2 ने इन्हें बचाया। पता लगा इन्हें दो सजा हो जाती, 20-22 साल जेल में काटे, उसके बाद इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। यह है राजीव गांधी मर्डर केस, जिनको मारने का क्रेडिट किसको जाता है भाई? लिट्टे ग्रुप को। यह एक श्रीलंका का ग्रुप है, लिट्टे ग्रुप, जो भाषा के आधार पर अलग देश की डिमांड कर रहा था। भारत में भी आके यही सब चीजें शुरू हो गई थी। लिट्टे ग्रुप ने भी ऐसा कुछ डिमांड की थी। राजीव गांधी विधानसभा की सभा को या विधानसभा को संबोधित कर रहे थे रैली में, और इन्हीं के ऊपर आरडीएक्स बॉम्ब जो है गिरा दिया गया या ब्लास्ट कर दिया गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 20 का 3 जो कहता है आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह कि होता क्या है ये? जैसे मान लीजिए किसी ने क्राइम किया, अपराध किया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। अब पुलिस अभी सबूत ढूंढ रही है, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। तो उस केस में किसी क्रिमिनल को आर्टिकल 20 का 3 कैसे बचा सकता है? किसी ने भी मर्डर किया या कोई क्राइम किया, आर्टिकल 20 का 3 यह कहता है कि आप उस क्रिमिनल से, उस व्यक्ति से जबरदस्ती गवाही नहीं दिला सकते। आप पता लगा पुलिस वाले उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि बार बार उसको कह रहे हैं जबरदस्ती गवाही दो, तो ऐसा वो नहीं कर सकते। अगर उस व्यक्ति से जबरदस्ती गवाही के लिए बाध्य किया जा रहा है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाके अपील कर सकता है कि मुझे जबरदस्ती गवाही के लिए बाध्य किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, पुलिस क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है वो समझ सकते हैं हम लोग कि आर्टिकल 20 का 3 ये कहता है किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मैं जबरदस्ती गवाही नहीं दिला सकता आपसे। लेकिन पुलिस क्या कर सकती है? जैसे यहां लिखा, पुलिस कर सकती है, क्या कर सकती है? उस व्यक्ति के अंगूठे के निशान ले सकती है, कुछ जांच के लिए उससे पूछताछ कर सकती है, उसके थंब के प्रिंट ले सकती है, साथ के साथ सिग्नेचर करा सकती है, उससे संबंधित फोटो ले सकती है और उससे सामान्य पूछताछ कर सकती है कि वो व्यक्ति अपराध के समय कहां था, क्या किया उसने। अगर वो व्यक्ति दोषी है तो उससे पुलिस पूछताछ ऑब्वियस से करेगी। लेकिन यहां पे एक प्रावधान है कि आप जबरदस्ती गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अगर पुलिस ऐसा करती है तो आर्टिकल 20 का 3 उसको कोर्ट में जाने के लिए वो अपील कर सकता है कि मेरे से जबरदस्ती गवाही ली जा रही है। अब पुलिस क्या नहीं कर सकती? पुलिस क्या नहीं कर सकती? अपने विरुद्ध साक्ष्य देना। जैसे किसी ने भी क्राइम किया है तो वो जबरदस्ती लिख के नहीं देगा, कोई मौखिक या लिखित रूप से डॉक्यूमेंट नहीं देगा कि मैंने क्राइम किया है। जबरदस्ती आप नहीं करा सकते। शारीरिक व मानसिक शोषण, कभी कभी होता है क्या, पुलिस वाले उसको टॉर्चर करते हैं कि भाई तुम इसके खिलाफ में गवाही दो। टॉर्चर नहीं कर सकते आप, उसको किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकते, उसको आप लालच भी नहीं दे सकते कि तू जबरदस्ती किसी चीज की गवाही दे। यही लिखा है शारीरिक व मानसिक शोषण। आप उसको धमकी नहीं दे सकते कि मैं ऐसा कर दूंगा। यही आर्टिकल 20 का 3 हमें संरक्षण देता है। तो आर्टिकल 20 कुल मिला के किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी अपराधी को, उसको जबरदस्ती किसी गवाही के लिए या उसको बहुत सारे संरक्षण देता है। जैसे मैंने बोला 20 के 1 में, अभी हमने पढ़ा 20 का 1, जैसे 20 के 1 में हमने एक चीज पढ़ी, यहां लिखा हुआ है कार्योत्तर विधि में संरक्षण। जो मैंने कहा कि आज कोई कानून बना है, अपराध से संबंधित कोई कानून बना है, वो आज की डेट से लागू होगा या उसको भविष्य के किसी तिथि से लागू कर सकते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने आज अपराध किया, उसको आज के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी।
अब मैंने कहा भूतलक्षी, अगर मैं डेट उसकी पीछे करना चाहता हूं, आज है 23 सितंबर, मैं 23 जुलाई से किसी चीज को, किसी कानून को लागू करना चाहता हूं, तो उसका एक ही कंडीशन है, वो मामला कौन सा होना चाहिए? सिविल मामला। सिविल मामला जैसे मैंने अभी बताया आपको, शादी का मामला हो, इसके संबंध में कोई कानून हो, रेंट से संबंधित कोई मामला हो, टैक्स चोरी से संबंधित मामला हो, ये सारे सिविल मामले होते हैं। सरकार कोई कानून बना के उसको पिछले डेट से लागू कर सकती है, यही है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव या भूतलक्षी प्रभाव। अब हम लोग लास्ट में ये डिस्कस करने वाले हैं कि पुलिस कौन कौन से टेस्ट करा सकती है, लेकिन उसको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे एक टेस्ट है लाई डिटेक्शन टेस्ट, एक है पॉलीग्राफी टेस्ट, एक है नार्को टेस्ट और एक है ब्रेन मैपिंग। पुलिस इसको करा सकती है जब लगता है कि जो भी व्यक्ति जिसने क्राइम किया है और वो उस क्राइम को कबूल नहीं कर रहा है, तो उस केस में पुलिस इस प्रकार के टेस्ट करा सकती है। लेकिन पुलिस को भी परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना कोर्ट की परमिशन के पुलिस जबरदस्ती नहीं करा सकती, या वो व्यक्ति खुद से कबूल करे कि मैं इस प्रकार के टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अजमल कसाब के ऊपर भी एक टेस्ट कराया गया था, इन्हीं में से एक टेस्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।